बंगाल में बीजेपी 206 सीट तक पहुंच गई और चारों तरफ इसी बात के चर्चे हैं कि बीजेपी यहां तक पहुंची कैसे। तो अगर बीजेपी की इस लंबी छलांग की आप बात करेंगे तो ये सिर्फ रैलियों की छलांग नहीं है। ये संगठन की मजबूती की बात है कि कैसे 2021 के झटके से आप 77 सीटों से 206 सीट तक पहुंचे हैं। उसके पीछे संगठन का बड़ा योगदान है। और भले चेहरे इसमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी हों, पर उसके पीछे जो संगठन की पूरी टीम है बीजेपी की, उसका नाम लेना बनता है। और कैसे लगातार 4 सालों तक मेहनत की गई है 2022 से लेकर 26 तक, और उसी का परिणाम है कि बीजेपी 206 पहुंची है। और इसमें जो तृणमूल कांग्रेस का एक भय का शासन था उसको उन्होंने उखाड़ फेंका है और अपनी सत्ता को स्थापित किया है। और ये जीत बीजेपी के लिए इतनी आसान नहीं रहने वाली थी, उसके लिए बहुत बहुत मेहनत की गई है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस मेहनत के पीछे था कौन कौन मास्टरमाइंड था, कौन प्लानर था, कौन एग्जीक्यूटर था, तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए और समझना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी अगर संगठित होती है, अगर उनका संगठन मजबूत होता है, तो कार्यकर्ता से लेके ऊपर तक कैसे काम होता है, कैसे इसको जमीन पर उतारा जाता है, ये इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो असली सवाल यह है कि टीएमसी जैसी कैडर बेस्ड पार्टी को बीजेपी ने हराया कैसे। बीजेपी भी कैडर बेस्ड पार्टी है। तो बंगाल में 2021 में भी बीजेपी की स्थिति इतनी खराब नहीं थी, पर तब बीजेपी अपनी रैलियों पर केंद्रित थी और अपने चेहरे पर केंद्रित थी, और उसको लगता था कि किसी और राज्य में जैसे हम चुनाव लड़ रहे हैं वैसे ही 2021 में हम बंगाल का भी चुनाव जीत लेंगे। पर जब चुनाव के परिणाम आने लगे और जिस तरह से पोस्ट वायलेंस हिंसा हुई और काउंटिंग डे पर भी बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा, तो उससे बीजेपी को समझ में आ गया कि ये आम किसी राज्य का चुनाव नहीं है। इसको लड़ने के लिए आपको एक सिंडिकेट से लड़ना पड़ेगा और उसके लिए एक संगठित एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जो कि जमीन पर मजबूत दिखे, जनता का भरोसा जिस पर हो, तभी आप चुनाव जीत सकते हैं। तो ये बातें 2021 में बीजेपी को समझ में आ गई थी और इसीलिए बीजेपी ने वहां से प्लान बनाना चालू किया कि हम इसको हटाएंगे कैसे। क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं थी, ये बात उनको समझ में आ गई थी। भले आप 77 एमएलएज ले आए, 3 एमएलएज आपके 2016 में थे, तो फिर भी सत्ता का रास्ता वहां से भी बहुत दूर था। तो सबसे पहले बीजेपी ने अपने संगठन को देखा कि जब तक संगठन मजबूत नहीं दिखेगा आप बंगाल में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले बीजेपी ने करीब 70,000 बूथ कमेटियां बनाई और वहां पर करीब 8 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को संगठित किया। और कार्यकर्ताओं को ऐसे संगठित नहीं किया गया कि कोई भी आया उसको कार्यकर्ता बनाया और उसको चुनाव में लगा दिया। सबका एक प्रॉपर वेरिफिकेशन हुआ है और सब उस हिसाब से एक प्रोसेस, एक सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरे हैं, तब जाके उनको संगठन में दिया गया है। और ऐसा नहीं था कि ये एक दिन की बात थी। तो जब बीजेपी ने अपने कैंपेन की शुरुआत भी नहीं करी थी, उसके पहले से ही पूरा ढांचा बीजेपी ने तैयार कर लिया था। और उसके लिए सबसे पहले 210 कंस्टिट्यूएंसीज को उन्होंने सेलेक्ट किया और उसके बाद करीब 45,000 बूथों को उन्होंने चिन्हित किया कि यहां हमको सबसे ज्यादा लड़ाई लड़नी है। क्योंकि अगर ये लड़ाई असल में जीतनी है तो सबसे पहले अपना एरिया देखना पड़ेगा कि कहां आप जीत सकते हैं। और उसमें जो मेजर फैक्टर आए हैं उसमें महिलाओं का जो विश्वास बीजेपी ने जीता है उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसमें हिंदुत्व की जो बात बीजेपी ने करी है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और उसमें बांग्लादेश की जो घटनाएं हुई हैं हिंदुओं के खिलाफ, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है इन चुनाव में बीजेपी की जीत का। तो ये सारी चीजें अगर आप संगठित करते हैं तो बीजेपी का कहीं विनिंग फॉर्मूला निकलता है। और आज आपको संगठन के बारे में बताऊंगा कि कैसे संगठन ने इस जीत को सुनिश्चित किया था और कैसे वो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें अचीव करते गए और फाइनल में आप 206 का रिजल्ट देख रहे हैं। तो 206 का रिजल्ट ऐसा नहीं था कि 2025 में डिसाइड हो गया था। ये चुनाव के 2 महीने पहले भी बीजेपी नहीं कह सकती थी कि वो 206 जा रहे हैं। वो अपने संगठन को मजबूत कर रहे थे और उसी संगठन की मजबूती का रिजल्ट आपको ये दिख रहा है। अगर आप 2021 को याद करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि बीजेपी और टीएमसी के बीच में जो वोट का परसेंटेज गैप था वो 10% से ज्यादा था। तो आप समझ सकते हैं कि इस गैप को भरने के लिए क्या मेहनत करनी पड़ी कि आज अगर आप देख रहे हो तो बीजेपी टीएमसी से आगे निकल गई है और इसीलिए इतना बड़ा परिणाम आया है। और इसकी बात कोई नहीं करता कि ये सारी चीजें संगठन से ही पॉसिबल हुई हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि बीजेपी का विनिंग फॉर्मूला है क्या। तो बीजेपी ने सिर्फ बंगाल का चुनाव नहीं लड़ा, उसने 294 सीटों पर अलग अलग चुनाव लड़ा। सबसे पहले उन्होंने चिन्हित किया कि कौन सी सीटें हैं जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत है। तो सबसे पहले उन्होंने 100 सीटें अपनी चिन्हित करी जहां पर वो चुनाव बहुत कम मार्जिन से हारे थे और जहां उनको लगता था कि ये सीटें ऐसी हैं जहां पर वो बदलाव ला सकते हैं।
तो सबसे पहला काम भूपेंद्र यादव ने किया कि वो जब ये रणनीति बना रहे थे तो उन्होंने 100 सीटें चिन्हित करी जहां पर उनको चुनाव जीतना था, और वो वही सीटें थी जहां पर गैप कम था। और उसके लिए हर सीट पर 2021 का विधानसभा चुनाव देखा गया, उसमें गैप देखा गया, फिर 2024 का लोकसभा चुनाव देखा गया, और उसके बाद उस कंस्टिट्यूएंसी में, उस विधानसभा में कितना चेंज आया है विधानसभा से लोकसभा चुनाव तक, वो देखा गया। और उसके बाद लोकल फैक्टर को काउंट किया गया कि क्या लोकल फैक्टर हो सकते हैं, और इसीलिए बीजेपी ने वो 100 सीटें अपने लिए सेलेक्ट करी थी जहां पर मार्जिन 5% या उसके आसपास था। तब जाके आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि ये कन्वर्जन हुआ कैसे। और इसके लिए बीजेपी ने, ऐसा नहीं था कि सिर्फ स्टेट वाइड कोई अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया, उन्होंने हर सीट पर एक सर्वे किया और वहां पर एक लोकल मुद्दा जो कि उस सीट के लिए मायने रखता है, उस मुद्दे को उठाया। महिला सुरक्षा पहला उनका ऐसा मुद्दा था जो कि सबसे बड़ा कारण है इस बार चुनाव में जीत के लिए, क्योंकि जो टीएमसी का शासन था उसमें आरजी कार मेडिकल कॉलेज जैसी घटना घटी, संदेश खाली जैसा घटना घटी, और बंगाल में अक्सर ये घटनाएं सामने आ रही थी। और जिस तरह से राज्य सरकार का रवैया था उसको बीजेपी ने कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश करी, और उसमें जो टीएमसी का बेनिफिशियरी ग्रुप था उसको भी बीजेपी ने कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश करी, और 3,000 रुपए की जो उनकी योजनाएं थी महिलाओं के लिए उसको आगे रखा। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसको आगे रखा है, उन्होंने कंस्टिट्यूएंसी वाइज अपना जो मैनिफेस्टो रखा उसमें ये बताया कि उनको हम ये देने जा रहे हैं, और उनको विश्वास दिलाया कि ये बीजेपी के आने से ही पॉसिबल हो सकता है। 2021 में भी ऐसा नहीं था कि बीजेपी के पास माहौल नहीं था, माहौल था, पर माहौल को बूथ तक कैसे पहुंचाना है इसकी बहुत बड़ी कमी थी। और उसके बाद ये बूथ मैनेजमेंट का पूरा कार्यक्रम चालू हुआ, और इसी हिसाब से अब बूथ मैनेज कर पाए। पन्ना प्रमुखों की बहुत बात होती है कि ये पन्ना प्रमुखों का मॉडल बंगाल में क्यों काम नहीं किया 21 में और क्यों 24 में काम किया। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण जो संगठन के इंचार्ज हैं बंगाल के, सुनील बंसल, वो हैं। सुनील बंसल एक ऐसे नेता हैं जो कि साइलेंट एग्जीक्यूटर माने जाते हैं, और वो एक एक बूथ की जानकारी रखते हैं, और कैसे पन्ना प्रमुखों की जिम्मेदारी देनी है, कैसे उनको और वोट बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है, ये सारी ट्रेनिंग सुनील बंसल की तरफ से होती थी। और सुनील बंसल अकेले नहीं थे, ऐसे बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो कि सुनील बंसल की टीम का पार्ट हैं। वो यूपी 17 में भी थे, वो यूपी 19 में भी थे, वो यूपी 22 में भी थे। तो उनकी एक कोर टीम है जो यूपी से उठकर बंगाल गई, और उन्होंने पूरा एक संगठन का पूरा काम संभाला। तो सुनील बंसल की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, जिस तरह से वो पन्ना प्रमुखों को चुनते थे, कैसे एक 30-35 वोटर का एक पन्ना प्रमुख होना चाहिए, कैसे एक पन्ना प्रमुख के पास करीब 10 से 15 परिवारों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, और कैसे उसमें और वोट ऐड करने हैं, ये सारी जिम्मेदारी संगठन की थी। और उस संगठन की जिम्मेदारी को जमीन पर उतारा है सुनील बंसल ने, क्योंकि वो संगठन का कार्य हमेशा से देखते आए। अमित शाह के बहुत भरोसेमंद कार्यकर्ता हैं, और जब भी उनको जिम्मेदारी मिलती है, बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। आप यूपी का चुनाव देख लें, और आप तेलंगाना का भी चुनाव देख सकते हैं। तेलंगाना में बीजेपी को उम्मीद नहीं थी कि वो लोकसभा में इतना अच्छा करेंगे, पर सुनील बंसल ने करके दिखाया, उन्होंने संगठन बनाया, वहां पर बीजेपी को अच्छी सीट दिलाई। तो बंगाल 2022 से ही सुनील बंसल के हाथ में आ गया था, और वही एक संगठन को एक तरह से पूरा अपने हिसाब से तैयार कर रहे थे। यही अंतर था 2021 में और 2026 में। 2021 में बीजेपी ने रैलियों को पढ़ा था, 2026 में बीजेपी ने वोटर लिस्ट को जमीन पर उतारा, वोटर लिस्ट को पढ़ा, कहां कमी रह गई उसको सुधारा, कैसे इसको और आगे बढ़ाया जाए इस पर काम किया। तो अगर आप देखते हैं कि बीजेपी ने सबसे बड़ा काम क्या किया, वो जो एक वोटर लिस्ट का होती है उसको पन्ना प्रमुखों को दिया, उसको उन्होंने जमीन पर उतारा, और इसीलिए संगठन इतना ग्राउंड पर मजबूत हो पाया। पर फिर भी ये 200 का नंबर कैसे आपको अचीवेबल लगता है? ऐसा क्या किया बीजेपी ने कि बीजेपी 200 तक पहुंच गई? उसके पीछे बहुत बड़ा कारण यह है कि उन्होंने हिंदू कंसोलिडेशन वाली जो सीटें हैं वहां पर अपने आप को पहले केंद्रित किया, और मेक श्योर किया कि यहां से उनके मार्जिन बहुत हाई होने चाहिए, जिससे कि जो एक माहौल बन सके वो माहौल दूसरी जगह पर जा सके। जो प्रेसिडेंसी का इलाका है वहां बीजेपी कमजोर मानी जाती थी। पिछली बार सारी की सारी सीटें, चाहे कोलकाता की हो, हावड़ा की हो, लगभग सीटें टीएमसी ने जीती थी, और एक तरह से क्लीन स्वीप किया था। तो वहां बीजेपी को लड़ना था, ये भी बात क्लियर थी। पर अगर आप अपने मजबूत इलाके में अच्छे रहते हैं तो ही आप दूसरे में जा सकते हैं। तो सबसे पहले बीजेपी ने चिन्हित किया कि कहां वो बड़े मार्जिन से जीत सकते हैं। जैसे कि कूचबहार का जो इलाका है वहां बीजेपी का मार्जिन 70,000 रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जहां डोमिनेंस बीजेपी को दिखानी थी वहां वो कितना आगे गए हैं। और इसी तरह से बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पे 70,000 और
उसके ऊपर का मार्जिन है। आप अलीपुरद्वार का देख लीजिए, वहां पर भी मार्जिन 70,000 से ऊपर गया है। तो ऐसी कई सीटें हैं जहां बीजेपी ने चिन्हित करी और वहां मार्जिन बीजेपी के ऐसे हैं जो कि अनप्रेसिडेंटेड थे। तो वहां बीजेपी ने पहले से टारगेट किया था कि इन सीटों को बहुत मजबूती से लड़ना है, जिससे कि मैसेज यहां से बाहर जाए। अब दूसरी लेयर यही आती है कि ये तो ऐसी सीटें हो गई जहां पर बीजेपी को पता था कि ये मार्जिन पहले से बेटर होंगे और बड़े होंगे। दूसरा ऐसा इलाका जहां पर बीजेपी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, जैसे प्रेसिडेंसी का इलाका हो गया, कोलकाता का इलाका हो गया। कोलकाता में 11 की 11 सीटें टीएमसी पिछली बार जीती थी, यहां पर बीजेपी के लिए बहुत चैलेंज था। तो इस बार बीजेपी ने बड़ा उलटफेर किया है, और जैसा कि पहले भी मैंने कहा था कि जो इस बार कैंडिडेट दिए गए हैं वो बीजेपी ने चुन कर दिए हैं। तो वो चीजें बंगाल में, कोलकाता में भी रिफ्लेक्ट हुई और बीजेपी 6 सीटें कोलकाता में जीतकर लेकर आई। तो इससे समझा जा सकता है कि कैसे कैसे उन्होंने टीएमसी के गढ़ में टीएमसी को हराया और एक बड़े मार्जिन को भी अचीव किया है। जैसे कि सबसे बड़ी बात तो आप भवानीपुर से ही कह सकते हैं। भवानीपुर की सीट के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि वहां मार्जिन इतना मजबूत नहीं रहने वाला है ममता बनर्जी का, और ममता बनर्जी की सीट फंसेगी। और लोग ये भी मान रहे थे कि अगर बीजेपी को जीतना है तो ममता बनर्जी को भवानीपुर हारना पड़ेगा, और भवानीपुर ममता बनर्जी करीब 15,000 वोटों से हार गई। दमदम की सीट भी बीजेपी ने अच्छे मार्जिन से जीती है, और सबसे बड़ा झटका तो बीजेपी को जाधवपुर से लगा। जाधवपुर की सीट ऐसी माना जाता है कि वो टीएमसी की कोर सीट होगी, वहां पे लेफ्ट का एक लंबा एक इतिहास रहा है। वहां पर भी बीजेपी ने अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज करी है, जो कि 27,000 का मार्जिन है, जो कि बहुत बड़ा मार्जिन है। तो जो साइकोलॉजिकल विक्ट्री होती है वो कोलकाता से बीजेपी को मिली है, और वहां उनके कैंडिडेट्स का बहुत बड़ा योगदान है। जो कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ है उसका बहुत बड़ा योगदान है, और इसीलिए आप देखेंगे कि जब कैंडिडेट सिलेक्शन की बात आती है तो उसमें बीजेपी बहुत अच्छे से उन्होंने कैंडिडेट्स को चुना है। अब ये तो दो चीजें हो गई कि पहला एक जहां बड़े मार्जिन से बीजेपी जीती, दूसरा जहां पर टीएमसी का गढ़ था वहां जीती। पर बहुत सारी सीटें ऐसी भी हैं जहां पर बहुत थिन मार्जिन है, 500, 1500, 1000, 800 ऐसे भी मार्जिन है। तो उन सीटों को भी बीजेपी ने अपनी तरफ किया है, और शायद इसीलिए ये नंबर 200 प्लस पहुंचा है। और इन थिन मार्जिन वाली सीटों को आप तभी जीत सकते हैं जब आपने बूथ मैनेजमेंट अच्छा किया है। तो ये जो सारी सीटें बीजेपी ने कम मार्जिन से जीती हैं उसमें बूथ मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ है, और ये बूथ मैनेजमेंट के लिए बीजेपी का संगठन बहुत जिम्मेदार था, और उसने इसको मजबूती बनाए रखी। अगर आप 280 वोटों से कहीं जीत रहे हैं, 400 वोटों से कहीं जीत रहे हैं, तो वो बूथ के दम पर ही आप जीत सकते हैं, जो कि लास्ट मिनट तक वोट पड़ता है, और किसको कितना वोट पड़ा इसमें एक एक वोट मायने करता है। तो ये तीनों सेक्शन है जिसने बीजेपी की जीत को सुनिश्चित किया और 200 के पार पहुंचाया। अब बात आती है कि टीएमसी तो बहुत मजबूत दिखती थी। लोग कहते थे कि 30% मुस्लिम वोट है तो टीएमसी नीचे जा ही नहीं सकती है, उनका खाता ही 70 सीटों से खुल रहा है। तो बात सच है, पर हमेशा जो पोलराइजेशन होता है उसका रिवर्स पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा प्रभावी काम करता है, और यही काम बीजेपी के पक्ष में गया। टीएमसी ने अपने आप को एक तरह से मुस्लिम सीटों पर केंद्रित किया, और उनको लगता था कि बंगाली जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो भद्रलोक है, उसका वोट वहां से नहीं खिसकेगा और उनको फायदा मिलेगा। तो अगर हिंदुओं का थोड़ा पोर्शन भी उनके पास जाता है तो उनका पिछले बार जैसा ही परफॉर्मेंस रहेगा। और शायद इसीलिए टीएमसी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि बीजेपी को ज्यादा फायदा हिंदुओं से हो सकता है। ऐसा माना जाता था कि अगर बीजेपी 70% हिंदुओं का वोट ले आई तो बीजेपी इसी तरह के नंबर के आसपास पहुंचेगी, 170, 180 प्लस। पर जिस तरह से मुस्लिम वोट के लिए टीएमसी ने अपने आप को मजबूत किया, हिंदुओं के लिए टीएमसी ने उतना बड़ा काम नहीं किया और उनको एक तरह से इग्नोर किया। और ये बात किसी राजनीतिक दल की नहीं है। जब आप आम लोगों की बात करेंगे, जिस तरह का अनुभव उनका रहा है, उनको ये बात समझ में आई। और उसमें बांग्लादेश की घटना का भी बहुत बड़ा योगदान है कि उनको ये समझ में आया कि अगर हम यहां सरकार नहीं चुनते हैं तो हमारा भी हाल ऐसा हो सकता है। मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदुओं के मन में एक डर बैठा हुआ था, उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव था। और इसीलिए करीब 7-8 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम बहुल सीटें थी, उन सीटों पर भी बीजेपी ने जीत दर्ज करी है। तो ये सारा चीजें रिवर्स पोलराइजेशन के लिए काम किया है। हालांकि बीजेपी ने इस बार हिंदू मुस्लिम करने की उतनी कोशिश नहीं करी। जो उनके नेता वोकल हैं वो वैसे ही थे। शुभेंदु अधिकारी को उन्होंने अफ्रंट रख रखा था, पर ऐसे भी लोग थे जो इतना ज्यादा इस पर वोकल नहीं थे। आप भद्रलोक में समित भट्टाचार्य को देख लीजिए, वो बिल्कुल भी उस तरह से बात नहीं करते हैं। हाँ, वो एकदम खुलकर बोलते हैं कि हिंदुओं का वोट बीजेपी को मिलेगा, और वो ज्यादा वोकल नहीं होते थे। पर शुभेंदु अधिकारी, योगी आदित्यनाथ या जितने भी बीजेपी के बड़े नेता हैं, और घुसपैठियों का जो मुद्दा था वो भी चला। तो ये सारे मुद्दे रिवर्स पोलराइजेशन की तरह काम किए, और उसमें एक तरह का गुस्सा दिखा लोगों में, जिसने टीएमसी सरकार को उखाड़ फेंका है। और इतना बड़ा मैंडेट तभी मिलता है जब
पोलराइजेशन दोनों तरफ काम कर रहा हो। तो हिंदुओं ने भी जमकर बीजेपी को वोट किया और लोग डर से बाहर निकले, और इस डर के बाहर निकलने की वजह से ही इतना बड़ा वोटिंग परसेंटेज भी गया। आप 93% फर्स्ट फेज में वोट देखिए, 92% सेकंड फेज में वोट देखिए। तो ये सारी वोटिंग पैटर्न बताती है कि दोनों ही पार्टियों ने अपने कोर वोट को बाहर निकाला है। बीजेपी ने ये मेक श्योर किया है कि ये सारे मुद्दे जो उन्होंने उठाए वो जमीन पर उतरे और उसी हिसाब से वोट हो। अब बात आती है सबसे बड़े मुद्दे की कि वुमेन्स का मुद्दा इस चुनाव में कितना चला। वेलफेयर की बात बहुत होती है कि टीएमसी वेलफेयर के दम पर जनता थी, और जिस तरह से लक्ष्मी भंडार योजना की बात होती है, उन्होंने उसके पैसे भी बढ़ा दिए थे। पर जिस हिसाब से बीजेपी ने इस पूरे प्रयोग को अपने हक में किया है, उसका एक बहुत बड़ा एक फैक्टर यह है कि उन्होंने 3000 की योजना पहले लाई थी और महिलाओं को इस तरह से विश्वास जताया कि बीजेपी ये करके दिखाएगी। तो तृणमूल कांग्रेस की पकड़ उससे भी मजबूत नहीं हो पाई, और महिलाओं में एक असुरक्षा का जो भाव था उसका भी बहुत बड़ा फैक्टर है, और उसको तृणमूल कांग्रेस की सरकार टैकल नहीं कर पाई। तो बीजेपी जब ये सब चीजें कर रही थी तो उसमें महिलाओं का बड़ा योगदान था, और एक बड़ा चंक महिलाओं का बीजेपी के पास गया है, और उसमें हिंदू महिलाओं का एक बहुत बड़ा नंबर उनके हक में गया है, उनकी घोषणाओं की वजह से गया है। और हर जो कंस्टिट्यूएंसी में उन्होंने जो एक मैनिफेस्टो रखा उसमें महिलाओं को तरजीह दी गई। आरजी कार मेडिकल कॉलेज की जो पीड़िता थी, उनकी माताजी को टिकट मिला, वो चुनाव जीत भी गई। कोई भी सेगमेंट बीजेपी ने नहीं छोड़ा जहां पर वो महिलाओं को अपील कर सकते थे, और अंत तक प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, उन्होंने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया और उसमें उन्होंने जीत हासिल करी। अब तो ये बात हो गई कि क्या मुद्दे थे, कैसे बीजेपी ने बंगाल जीता है। अब इसमें जो मास्टरमाइंड थे इनकी बात करते हैं। सबसे बड़ा चेहरा तो प्रधानमंत्री मोदी का ही है। उनके चेहरे पर आप समझिए कि पूरा बंगाल का चुनाव हुआ, और इस बार बीजेपी ने इसको ममता बनाम मोदी की लड़ाई बनाई ही नहीं। एक मास्टरमाइंड थे वो गृह मंत्री अमित शाह थे। अमित शाह 15 दिन तक खुद बंगाल में चुनाव प्रचार करते रह गए, और उन्होंने दावा किया था कि वो बंगाल में ही रहेंगे जब तक चुनाव प्रचार कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। तो बंगाल में रहे और ये सारी चीजें एग्जीक्यूट करी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक वाक्य बोला था कि वो तभी बंगाल आएंगे अब जब शपथ ग्रहण बीजेपी का मुख्यमंत्री कर रहा होगा। तो वो भी बात उनकी सच हो रही है। तो ये सारे फैक्टर्स तो दो बड़े नेताओं के थे। उसके बाद आता है जो सेकेंड लेयर के नेता थे। आप केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को याद रखिए। भूपेंद्र यादव के लिए कहा जाता है कि वो बंगाल में ही जाकर अपने आप को स्थापित कर दिए थे, और उनको वीकेंड मिनिस्टर भी कहा जाता था क्योंकि वो हर वीकेंड बंगाल जाते थे। हर बार वो सीटों को देखते थे। उन्होंने पहले से हर सीट पर क्या समीकरण हो सकते हैं उसको उन्होंने सेट किया था, और क्या मुद्दे उठाने हैं इसकी भी बात उन्होंने उन सीटों पर करी थी। तो भूपेंद्र यादव का भी बहुत बड़ा रोल है। मैं सुनील बंसल के बारे में आपको बता ही चुका हूं कि कैसे उन्होंने संगठन को बनाया, और इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है बंगाल चुनाव जीतने में। अगर कोई सबसे बड़ा एग्जीक्यूटर माना जाएगा तो वो सुनील बंसल ही होंगे। अगर आप मंगल पांडे की बात करें तो मंगल पांडे भी बहुत बड़ा चेहरा है इस जीत का, और उनको भी श्रेय जाना चाहिए। जिस तरह से पूरी एसआईआर की प्रक्रिया हो, पूरे वोटर लिस्ट की बात हो, उसको मंगल पांडे देख रहे थे, और उन्होंने एक तरह से कोइन चार्ज की तरह पूरा काम किया और बंगाल में जीत सुनिश्चित करी। समीक भट्टाचार्य का भी बहुत बड़ा योगदान है इन जीत पे, क्योंकि वो बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष थे और एक तरह से भद्रलोक का चेहरा थे, जिसमें कि पिछली बार भरोसा बीजेपी नहीं जता पाई थी कि हम चुनाव जीत सकते हैं, और एक नैरेटिव की वॉर हमेशा होती रहती थी। तो एक सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जो होता है वो भद्रलोक से आता है वेस्ट बंगाल में, और उसको कहीं ना कहीं समीक भट्टाचार्य ने अपनी तरफ करने का काम किया, और बहुत ही वो वोकल थे। पुराने आरएसएस से कार्यकर्ता है, पुराना काडर है बीजेपी का, और जिस तरह से बीजेपी ने उनको प्रमोट किया है उसका भी इफेक्ट इन चुनाव में दिखा है। शुभेंदु अधिकारी को कोई भूल नहीं सकता है। पिछली बार वो नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हरा कर आए थे। इस बार वो फिर से नंदीग्राम लड़ना चाहते थे, पर अमित शाह ने उनको कहा कि वो भवानीपुर में चुनाव लड़ें, और भवानीपुर का चुनाव ऐसा उन्होंने लड़ा कि इतिहास रच लिया। वो ऐसे नेता है जिन्होंने ममता बनर्जी को 2 बार हराया है, पिछले चुनाव में भी और इस चुनाव में भी, और इस बार तो उन्होंने बड़ी पटकनी दी है। सिर्फ मुख्यमंत्री को हराया ही नहीं है, अपना मुख्यमंत्री का दावा भी पेश कर दिया है। तो शुभेंदु अधिकारी का जिस तरह से एक वोकल चुनाव रहा है, उसका भी बहुत बड़ा रोल इस चुनाव में जीत में रहा है। उसके बाद कुछ और ऐसे नेता हैं जो कि बीजेपी की जीत में बड़े माने जाते हैं। उसमें संगठन के तौर पर आप देखेंगे तो जेपीएस राठौर का भी नाम आता है। जेपीएस राठौर यूपी के मंत्री हैं, और वो सुनील बंसल के काफी करीबी माने जाते हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि पूरी यूपी की टीम जो यूपी के चुनाव में थी, संगठन के तौर पर वो बंगाल को एक तरह से सुनिश्चित कर रहे थे कि बंगाल में बीजेपी की जीत हो। तो ये यूपी की जो टीम है वो 27 में भी यूपी के चुनाव में जाएगी, ये भी काफी हद तक आप तय मानिए, और उसमें सुनील बंसल की बड़ी भूमिका होने वाली है, क्योंकि जब भी कोई टफ इलेक्शन होता है तो बीजेपी उनको आगे करती है।
तो ये जो टीम थी जिसने कि बीजेपी को जिताया है, उसका बहुत बड़ा योगदान आपको यूपी इलेक्शन में भी दिखेगा। और उसमें आप दो चेहरों को बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। एक स्मृति ईरानी, जो कि महिलाओं की एक तरह से अपील बनी, बंगाली में उन्होंने पूरा भाषण किया और हर सीट पर जहां पर महिलाओं को अपील करनी थी, जहां पर जो योजनाएं हैं महिलाओं के लिए वो बताना था, उसमें स्मृति ईरानी का बहुत बड़ा रोल है। और अंत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी उतना ही बड़ा रोल है। वो जिन सीटों पर चुनाव प्रचार करने गए उसमें लगभग बीजेपी जीती है। करीब 22 सीटों पर उन्होंने प्रचार किया, 18-19 सीटें उसमें से बीजेपी जीत गई है। तो आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी कितना बड़ा रोल है। तो बंगाल चुनाव तो है ही है, पर उसमें यूपी का एंगल आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये कहा कि गंगोत्री से गंगा सागर तक बीजेपी की एक तरह से सरकार है, तो उसमें अब अगला कदम यूपी ही होने वाला है। और ये जो पूरी टीम है वो यूपी जाएगी और यूपी में अपना संगठन मजबूत करेगी और 2024 की गलती को नहीं दोहराएगी, ऐसा बीजेपी मान के चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरे संगठन की जीत है और एक एक कार्यकर्ता इसमें इंपॉर्टेंट है। तो 8 लाख कार्यकर्ता ऐसे ही नहीं जमीन पर बन गए, उनका एक अलग ही प्रभाव रहा है। और जिस तरह से बीजेपी की पूरी चुनावी मशीनरी चुनाव में लगती है, उसका एक बड़ा एग्जाम्पल इन चुनाव में दिखा है। तो ये विक्ट्री सिर्फ एक विक्ट्री नहीं है, बंगाल में एक बहुत बड़ा चेंज है राजनीतिक तौर पर, क्योंकि ये बहुत लंबे समय के बाद बंगाल में कुछ बड़ा चेंज आया है और उसमें बीजेपी की भूमिका हुई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वो धरती है, वहां बीजेपी का जीतना एक बड़ा इंपैक्ट लाता है और अब ये लंबे समय तक राजनीति को चेंज करेगा। और क्षेत्रीय दलों के लिए भी एक बड़ा सिग्नल है कि आप बीजेपी से कैसे लड़ेंगे। जब ममता बनर्जी जैसी योद्धा नहीं लड़ी तो आप कैसे लड़ेंगे, ये भी अब देखने वाली बात होगी। तो ये तो क्लियर है कि ये लड़ाई जिस तरह से बंगाल में खत्म नहीं हुई है, ये अगले बार यूपी जाएगी और 27 में भी ये लड़ाई जारी रहेगी और ये यूपी में ही जाके खत्म होगी। तो ये जो चुनाव था, ये रिजल्ट था, वो उसी तरह से सिग्निफिकेंट है जैसे 2014 में लोकसभा चुनाव थे, 2017 में यूपी के विधानसभा चुनाव थे और 2022 का विधानसभा चुनाव। तो ये उससे भी बड़ी जीत है बीजेपी के लिए और ये बीजेपी ये मान के चल रही है और इसमें संगठन का बहुत बड़ा रोल है और ये संगठन अब आगे ही बढ़ता जाएगा, ऐसा बीजेपी उम्मीद लगा रही है। तो आप जरूर बताइएगा कि बंगाल में जीत के क्या कारण है, आपका क्या टेकअवे है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी जैसे चुनाव होंगे मैं आपको ऐसे ही अपडेट देता रहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।